हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय सीपीयू एसआई 2023 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर में स्पेशली इंग्लिश का पेपर है। ये पेपर हुआ था 4 अक्टूबर 2023 को। तो 4 अक्टूबर का एक शिफ्ट हम लोग कर चुके हैं। पिछला वाला जो सेट था वो क्या था, शिफ्ट 1 का था। आज करने जा रहे हैं शिफ्ट 2। इसके पहले 3 तारीख का 3 अक्टूबर का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसके तीनों शिफ्ट लगा लिए हैं। अब इसके बाद 5 अक्टूबर के तीनों सेट बचेंगे। चलिए, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो आई थिंक कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो ठीक ही होंगे। चलिए देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उनकी जगह पर क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो जो लोग सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चल रहा है। अच्छा, अगर आप सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीजीएल के पेपर ना सॉल्व करिए। देखिए, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे सीपीयू एसआई हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे एसीआईओ का पेपर हो आईबी वाला, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, सारे क्वेश्चन एक दूसरे में फेरबदल होते रहते हैं। किसी का ऑप्शन किसी में क्वेश्चन बनता है, किसी का क्वेश्चन किसी में ऑप्शन बनता है, एडीएम वगैरह भी एक्सचेंज होते रहते हैं। तो बहुत कुछ सिमिलर है, मतलब केवल 19-20 का फ़र्क है इसमें, इससे ज़्यादा का डिफरेंस कोई नहीं, कोई 18-20 नहीं है, सब 19-20 19-20 ऐसे ही हैं। तो अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं सबकी इंग्लिश देखिए। ख़ास तौर से मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमको कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आता है। बस इतना ही है कि किसी में नरेशन पूछा जाता है, किसी में नहीं पूछा जाता, किसी में रीअरेंजमेंट पूछा जाता है, किसी में नहीं पूछा जाता। तो वो चीज़ आप देख लीजिए, जो एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें जो चीज़ नहीं आती है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सारा पेपर तो करिए। वोकैब पूरी काम आएगी, ग्रामर पूरी काम आएगी, क्लोज टेस्ट पूरा काम आएगा और कंप्रिहेंशन पूरा का पूरा काम आएगा, स्पेलिंग पूरी की पूरी काम आएगी। ठीक है, तो ये परहेज न करिए किसी पेपर से, सारे के सारे कर दीजिए, एक साल का पूरा लगा डालिए, आपका 70% से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आज का। इसमें बता रहे हैं कि एप्रोप्रिएट मीनिंग बताओ जो अंडरलाइन किया हुआ इडियम है। एक्चुअली ये इडियम है। ठीक है, देखिएगा फ्रेज लिखा हुआ है एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस की मीनिंग बतानी है आपको। तो इसका मतलब होता है ना कि कोई काम करने में बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, मतलब कोई भी आदमी जो किसी चीज़ को करने में, किसी काम को करने में जो खूब हार्ड वर्क करता है। एल्बो ग्रीस का मतलब हुआ अगर कोहनी पे ग्रीस लग जाती है। कोहनी पे ग्रीस लगने का मतलब आप खूब जम के फिजिकल लेबर कर रहे हैं। चलिए एक स्टेटमेंट पढ़िए इसका कि व्हाट वी नीड, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है, स्किल्ड एंड एनर्जेटिक प्लानिंग। और क्या, एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस मतलब खूब जम के मेहनत। तो पहला ऑप्शन है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो ठीक है, लिखा है आगे दैट वन पुट्स इनटू मूविंग ग्रीस, जो ग्रीस रिमूव करने में नहीं पाए हैं, ग्रीस छुड़ाने में जो हार्ड वर्क करते हैं वो नहीं, बल्कि क्या होता है, हार्ड वर्क दैट वन पुट्स इनटू डूइंग समथिंग, जो आप कोई काम करने में जो हार्ड वर्क करते हैं वो वाली चाहिए। ठीक है, केवल हार्ड वर्क से काम नहीं बनेगा, आगे आपको एक्सप्लेन किया हुआ वो पढ़ना है। एक ग्रीस तो होगा ही नहीं, और हार्ड वर्क दैट वन पुट्स इनटू क्लीनिंग वंस एल्बो, साफ करने के लिए नहीं होगा, कोई काम करने में जो मेहनत करते हैं वो होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है किसका, अभोर का। तो अभोर का मतलब जानते क्या होता है, हेट करना, नफरत करना। ठीक है, तो इसका ऑक्युपाई बिल्कुल नहीं होगा, लव यस ये हो सकता है, डेंजर खतरा होगा, डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, हेट करना, तो ये क्या हो गया, ये साइनोनिम हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। पहला आंसर कौन सा होगा आपका, दूसरा वाला होगा। ठीक है ना, चलिए अभोर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। 4 वर्ड अंडरलाइन है, ये रेजिलेंस हो गया, अप्रोप्रिएट हो गया, डाइवर्सिफाइंग हो गया और लिवलीहुड्स हो गया। 4 वर्ड अंडरलाइन है, किसकी स्पेलिंग गलत है तो पढ़ना चाहो तो पढ़ा दो। कम्युनिटीज मस्ट बिल्ड देयर रेजिलेंस, अच्छा, इंक्लूडिंग अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज वाइल मेकिंग द मोस्ट ट्रेडिशनल नॉलेज and diversifying their livelihoods to cope with current and future climate stress। ठीक,
तो गलत किसकी है, ये रेजिलेंस की स्पेलिंग गलत है। लिवलीहुड्स की स्पेलिंग एकदम से सही है, डाइवर्सिफाइंग की सही है और अप्रोप्रिएट की सही है। अब रेजिलेंस की स्पेलिंग में जानते हैं क्या होता है, होगा RESI, ये तो सही है इतना। उसके बाद LIE होता है, बस यही एक गड़बड़ी इसमें हो गई थी, L के बाद EI लगाया था और होना क्या चाहिए, IE होना चाहिए, बाकी सब ठीक था। अब रेजिलेंस की मीनिंग जानना चाहोगे। रेजिलेंस की देखिए, इसकी मीनिंग होती है कि जो हमको हमारे अंदर जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, मतलब एबिलिटी टू विदस्टैंड, एबिलिटी टू टॉलरेट करने की जो क्षमता होती है, या किसी मुसीबत से निकलने की, किसी डिफ़िकल्टी से रिकवर करने की जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है, उसको रेजिलेंस कहते हैं। ये रहा आपका आंसर, इसकी स्पेलिंग गलत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ अपने। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। एक सिचुएशन दी है 4 लाइन में, ठीक है। इसके लिए आपको एकदम अप्रोप्रिएट क्या चाहिए, ये चारों इडियम दिए हुए हैं। चलिए पढ़ के देखते हैं। ही स्टार्टेड विद एन ऑनलाइन कंपनी, उसने एक मतलब ऑनलाइन कंपनी से स्टार्ट किया था, एंड बिकेम अ मिलियनर, बन जाता है करोड़पति। देन ही सोल्ड इट एंड इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट, कंपनी बेच के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और अर्नड मोर मनी, और मतलब मिलियनर के से अब क्या हो गया, बिलियनर हो गया। और नाउ ही हैज़ इन्वेस्टेड इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री एंड इज जनरेटिंग ह्यूज वेल्थ, खूब पैसा कमा रहा है, मतलब ट्रिलियनर बन गए। व्हाट डज ही हैव, तो उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, तो उसके पास है मिडास टच। मिडास टच जानते हैं क्या होता है, एक राजा था, कहानी पढ़े होंगे ना कि एक राजा था, उसका नाम था मिडास। मिडास ने भगवान की तपस्या की, खूब तपस्या की, और भगवान खुश हुए तो उन्होंने पूछा कोई वरदान मांगो। मिडास ने कहा कि मैं जिस चीज़ को छूऊं वो गोल्ड की हो जाए। कहानी अब याद आ गई। तो जिस चीज़ को छूऊं वो सोने की हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है, ये मस्त तो हो जाएगा, बढ़िया है। उसके बाद घर आया तो हर चीज़ को, जंगल वंगल जो मतलब कोई भी चीज़ जो मिलती थी उसको छू देता था, जो तो पगला गया थोड़ी देर में। महल वहल सब सोने का बना लिया, सिंहासन विंहासन सब सोने का बना लिया, कपड़े वपड़े सोने के बना लिए। फिर जब खाने बैठा तो खाने जैसे रोटी को हाथ लगाया वो भी गोल्ड की हो गई। अब उसको समझ में आया कि मैंने क्या गलती की है। पानी के गिलास में हाथ लगाया, पानी गोल्ड का हो गया। और हद तो तब हो गई जब उसकी बेटी दौड़ी दौड़ी आई उसके पास, प्यार से उसकी गोद में चढ़ी, जैसे उसने अपनी बेटी को हाथ लगाया बेटी भी गोल्ड की हो गई। ठीक है, ये सिचुएशन थी। ठीक है, तो आंसर तो आपको पता चल गया, इसमें क्या होगा, मिडास टच होगा। बाकी जो और इडियम्स हैं उनका मतलब जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वो किसी दिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनसे। रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि कोई मतलब आप ऐसे किसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जिसको आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो प्रैक्टिकल पर बेस्ड है, ना कि प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक, मतलब एक ऐसी चीज़ से आप गाइड हो रहे हैं, उस बात को मान रहे हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ना कि केवल सैद्धांतिक है। ठीक है। स्टिकी फिंगर, स्टिकी फिंगर का मतलब होता है कि टू हैव अ ग्रिस्ट, मतलब क्लेप्टोमेनिया। स्टिकी फिंगर का मतलब होता है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की एक ऑब्सेशन होता है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ चुराने की सनक चढ़ जाती है दिमाग में, चोरी करने की जो उत्कंठा क्या कहते हैं टेंडेंसी होती है, उसको कहते हैं स्टिकी फिंगर्स। अगला लिखा है कि एज जेन्युइन एज $3 बिल, तो $3 बिल की तरह जेन्युइन का मतलब एक तरह से क्या कह सकते हो कि ये फेक होगा। क्या होगा, फेक होगा, मतलब नकली होगा, बोगस होगा। ठीक है, इन तीनों की मीनिंग हो गई। आपका आंसर क्या था, मिडास टच होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एरर बतानी है आपको। तो इसमें देखिए लिखा है देयर वाज नो अदर बुक, देयर वाज नो अदर बुक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में कोई और बुक नहीं थी, विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन, जो उतनी इंटरेस्टिंग हो जितनी की है। तो यहाँ पे लिखा है जो इतनी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ लिखा है देयर वाज नो बुक। तो क्या करेंगे, यहाँ दिस भी लगा हुआ है तो दिस प्रेजेंट में आ गया। अच्छा, इन्होंने कहा कि पूरे अंग्रेजी लिटरेचर की, पूरे अंग्रेजी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो ये किसमें, पास्ट में नहीं होना चाहिए, ये प्रेजेंट में होना चाहिए। कह रहे हैं कि कोई भी पूरी अंग्रेजी लैंग्वेज में कोई भी इतनी इंटरेस्टिंग किताब नहीं जितना कि ये है। अब कोई भी किताब इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी करें कि नहीं है करें, तो इसमें है करना ज़्यादा ठीक होगा। तो क्या होगा, देयर इज़ नो अदर बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज
विच इज़ एज इंटरेस्टिंग एज दिस वन। ठीक है, तो यहाँ इज आना चाहिए। गलती कहाँ हो गई, वाज कहाँ लिखा हुआ है, ये वाज लिखा हुआ, तो ये गलत हुआ आपका थर्ड वाला आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एंटोनिम बताना है किसका, बम्बास्टिक का। तो बम्बास्टिक क्या होता है, एक बम्बार्डमेंट होता है। तो बम्बार्ड क्या होता है, देखो बम्बार्ड होता है ना बमबारी करना, कहीं पर खूब बम गिराए गए तो उसको बमबारी कहते हैं। बम्बास्टिक का मतलब क्या होता है, ये स्पीकिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और स्पीकिंग में, स्पीच वगैरह में कोई आदमी खूब भारी भरकम बड़े बड़े खूब शब्द यूज करता है, मतलब बड़ा ही मतलब स्टाइलिश भाषण देता है, ठीक है, बहुत मतलब बोलता बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े वर्ड यूज करता है, थोड़ा सा मतलब एग्जैगरेटेड स्टाइल में होता है, हाइपरबोलिक होता है। ठीक, अब ये हुआ, तो इसका एंटोनीम बताओगे, तो एंटोनीम क्या होगा, रिदमिक मतलब क्या होगा, रिदमिक मतलब एकदम से लय में, सुर में, ताल में, ये तो होगा नहीं, सुर ताल में तो यहाँ है ही नहीं, प्लेन साधारण एकदम सिंपल से ढंग से बोलना, तो ये एंटोनीम हो सकता है इसका। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, तो बम्बास्टिक का व्यंग्यात्मक तो नहीं होगा, क्योंकि व्यंग्यात्मक एक अलग शैली होती है, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। और एसेंशियल का मतलब बहुत अनिवार्य और ज़रूरी होगा, ये भी नहीं होगा। तो बम्बास्टिक का मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके हो जाएगा, और प्लेन का मतलब बहुत ही सरल ढंग से हो जाएगा, तो ये प्लेन आपका एंटोनीम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साइनोनिम बताना है अग्रावेट का। अग्रावेट का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे एक तरह से इरिटेट कर देना किसी को। अग्रावेट करना मतलब क्या हुआ, देखो किसी अच्छी चीज़ के लिए ये लगता नहीं है, मेन बात तो ये समझ लो। अग्रावेट मतलब बढ़ा देना, लेकिन क्या, जैसे मान लो आप गुस्से में हैं, आप गुस्से में हैं, किसी ने मुंह चढ़ा दिया तो आपका गुस्सा क्या हो जाएगा, अग्रावेट हो जाएगा। ऐसे ही आपकी कोई जो फीलिंग है उसको बढ़ा देना, और निगेटिव वाली फीलिंग है, खुशी बढ़ा देने वाले को अग्रावेट नहीं कहेंगे, दुख बढ़ाने वाले को अग्रावेट कहेंगे, कष्ट बढ़ाने को अग्रावेट कहेंगे, गुस्सा बढ़ाने को अग्रावेट कहेंगे, चिड़चिड़ाहट बढ़ाने को अग्रावेट कहेंगे। तो इनहेंस का मतलब केवल बढ़ाना होता है, इनहेंस का मतलब इंक्रीज कर देना। हालांकि अग्रावेट में भी होता इंक्रीज ही है, लेकिन अमाउंट नहीं होता है, वो फीलिंग या इमोशन अग्रावेट होती है। तो ये करीब करीब तो है, लेकिन लग नहीं पाएगा। सेटिस्फाई एकदम से अपोजिट हो जाएगा। अन्वय का मतलब नाराज कर देना, ये हो सकता है, किसी को गुस्सा दिला देना, नाराज कर देना, ये अग्रावेट करना हो जाएगा। और मिटिगेट का मतलब कम करना होता है ना, जैसे पैसिफाई होता है या डिक्रीज कर देना होता है। आपको गुस्सा चढ़ा है, एक गिलास पानी पी लीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा, तो ये मिटिगेट करना, और तो ये अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक इडियम दिया हुआ है जिसकी आपको मीनिंग बतानी है। इडियम क्या है, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, अभिन्न अंग होता है, ठीक, जो उससे अलग नहीं किया जा सकता। अभिन्न, जिसको अलग नहीं कर सकते, तो मतलब एकदम से नेसेसरी होगा ना, एसेंशियल होगा, ठीक। तो अब जैसे यहाँ लिखा कि अ पेमेंट सिस्टम फॉर पार्सल, नहीं, ये नहीं होगा। बेसिक और एसेंशियल एलिमेंट मतलब क्या हुआ, जो उसका बहुत ज़रूरी अनिवार्य पार्ट होता है। जैसे नमक जो है वो सब्जी में क्या होगा, पार्ट एंड पार्सल, उसके बिना बन ही नहीं सकती है, अभिन्न अंग है नमक सब्जी का, ठीक है, तो ये हो गया। एग्रीमेंट विद समवन, ये नहीं होगा। और पासिंग ब्लेम ऑन अदर, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, पार्ट एंड पार्सल मतलब बहुत ही बेसिक और एसेंशियल पार्ट होगा उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसके लिए एक वर्ड आप यूज करिए, मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, ठीक। ही इज अ पर्सन, वो एक ऐसा आदमी है, हु होल्ड्स ओल्ड फैशन ओपिनियन, मतलब वो ऐसा व्यक्ति है जो पुराने ज़माने का, जो मतलब जो अब प्रचलित नहीं है, उन विचारों को होल्ड करता है, उन विचारों को अपने पास रखता है। तो क्योंकि इसके लिए क्या यूज करोगे, सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन का मतलब ये ज़रूरी थोड़ा है कि ओल्ड फैशन ओपिनियन को रखे, तो सीनियर सिटीजन नहीं होगा। सीनियर सिटीजन मतलब 60 के ऊपर वाले हो गए। और एंशियंट मतलब बहुत प्राचीन हो गया। एंटीक मतलब एकदम से प्राचीनतम, जैसे मान लो कोई मौर्य काल की कोई चीज़ आपको मिल गई, या सिंधु घाटी सभ्यता की कोई चीज़ मिल गई, तो एक एंटीक चीज़ होती है आपको बहुत। ऑब्सलीट का मतलब क्या होता है, ऑब्सलीट का मतलब होता है कि उन चीज़ों को मानना, उन चीज़ों को अपनाना जो इस समय प्रचलन में नहीं है।
और यही ओल्ड फैशन्ड का मतलब होता है ऑब्सलीट, मतलब जो अब इस समय प्रचलन में नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? चौथा होना चाहिए। अगर आप एंशिएंट और एंटीक से कंफ्यूज हुए हों तो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फैशन ओल्ड फैशन पुराने समय में चलन में था, इस समय वो चलन में नहीं है, इसलिए ऑब्सलीट लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में क्या करना है? वन वर्ड बताना है। टू हैव अ स्ट्रांग इमोशनल इफेक्ट ऑन, मतलब बहुत ही स्ट्रांग और इमोशनल इफेक्ट होना किसी पर। स्ट्रांग और स्मोदर का मतलब जानते होता है, इस मतलब होता है गला घोटना किसी का, चाहे मुंह दबाकर, चाहे गला दबाकर, चाहे तकिया रख दो सिर पे ऊपर, मतलब किसी भी तरह से किसी का दम घोट देना, गला घोट देना स्मोदर होता है। ये हत्या करने का एक तरीका हो गया। ठीक है, ये तो लगेगा नहीं। यील्ड का मतलब क्या होता है? सरेंडर या प्रोड्यूस करना, ये भी नहीं लगेगा। टू फॉरफीट का मतलब क्या होता है? फेक, नकली, फर्जी कागज बनाना, इसको फॉरफीट कहते हैं, तो ये भी नहीं लगेगा फॉरफीचर। तो अब आगे आ जाओ, अब क्या हो गया? टू ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है? किसी को भाव विभोर कर देना। हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, भाव विभोर कर देना। ठीक है, इतना मतलब ओवर इमोशन हो जाना। ठीक है, ये तो यही स्ट्रांग इमोशनल इफेक्ट, मतलब ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं आप, तो ओवरवेल्म हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एरर वाली बात की है, तो चलिए। अनंत वाज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट हिज मोस्ट रिसेंट एक्सप्लॉइट्स। अनंत एक कहानी सुना रहा था, हाल ही में उसने जो सफलताएं हासिल की हैं उसकी। व्हेन, जब, अ ट्री ब्रांच ब्रेक ओहो द लिविंग रूम विंडो। लिविंग रूम विंडो मतलब ड्राइंग रूम होता है, बैठक, जिस कमरे में सब लोग बैठे रहते हैं। तो उसमें अनंत अपने मतलब हाल ही में कुछ कारनामा किया होगा, उसी की कहानी सुना रहा था। तभी एक पेड़ की डाल गिर गई उसी खिड़की पर, जिस कमरे में लोग बैठे थे उसकी खिड़की पर गिरी। तो अब ये बताओ कि ये कहानी सुना रहे थे वाज टेलिंग पास्ट में। ठीक है, तो कहानी पास्ट में सुना रहे हैं, तो पेड़ की डाल क्या प्रेजेंट में गिरेगी? ट्री ब्रांच, ये लिखो ट्री ब्रांच, ये लिखा ब्रेक मतलब टूटी, तो क्या ये प्रेजेंट में टूटेगी? ये भी तो पास्ट में टूटना चाहिए, तो ब्रेक की जगह क्या लगेगा? ब्रोक लगेगा। तो गलती कहाँ हो गई? ये जो ब्रांच, ये ब्रेक लिखा हुआ, ये गलती हो गई, तो ये आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। कारण समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंडरलाइन किया हुआ है, अब इसका क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है नीचे से। चलिए देखते हैं। लिखा है द ऑफिस मैनेजमेंट वार इन डायर स्टेट्स आफ्टर द फाइनेंशियल क्रैश। मेन चीज़ यहाँ मिल गई, फाइनेंशियल क्रैश मतलब आर्थिक संकट आ गया इनके ऊपर। तो आर्थिक संकट आने के बाद जो ऑफिस मैनेजमेंट है वो क्या है? इन डायर स्टेट। डायर का मतलब क्या होता है? बहुत ही गंभीर सिचुएशन में। ठीक है, बहुत गंभीर, बहुत मतलब एक संकट में कंडीशन आ जाएगी। तो बीइंग डायरेक्ट या फेयर, यहाँ डायरेक्ट फेयर का मतलब नहीं। टू वॉक ऑन ऑलरेडी ट्रोडन पाथ, ये भी नहीं होगा। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी तो हो नहीं सकते। इन अ वेरी बैड सिचुएशन, ये हो गया। ये आपको आंसर कहाँ से मिला? ध्यान दीजिए, अगर इडियम की मीनिंग नहीं आती तो भी क्या हो गया? आफ्टर द फाइनेंशियल क्रैश। फाइनेंशियली क्रैश होने के बाद वो कैसी सिचुएशन में हो सकते हैं? तो जहाँ सी बात है बैड सिचुएशन में ही होंगे। तो इडियम की, कभी कभी इडियम की मीनिंग नहीं पता तब भी गैस लग जाता है सेंटेंस में आगे पीछे की सिचुएशन से। जिसमें सिचुएशन दिए रहते हैं उसमें मीनिंग निकालना आसान होता है, जिसमें सिचुएशन नहीं होती, केवल वर्ड होता है, वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन है खाली जगह भरने के लिए। देयर आर अदर्स वेटिंग टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी। और लोग भी हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इफ़ यू डू नॉट एक्ट फास्ट, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो यू आर गोइंग टू डैश, मतलब बहुत से लोग हैं जो इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो जल्दी करो। अगर जल्दी नहीं करोगे तो पता लगा कि उस मौके का कोई दूसरा फ़ायदा उठा ले जाएगा और तुम पिछड़ जाओगे। तो इसके लिए, इस सिचुएशन के लिए सुटेबल इडियम लगाओ, और सारे इडियम किस पर हैं? बोट पर हैं। ठीक, सब बोट लगे हुए, देखो ये बोट लगा हुआ है। तो मिस द बोट, मिस यही लगेगा। मिस द बोट का मतलब क्या होगा? मिस द बोट का मतलब होता है आलस के नाते, अरे अभी चलेंगे, अरे अभी कर लेंगे, अरे तो इस आलस के नाते जब हम अपना मौका गंवा देते हैं उसको कहते हैं मिस द बोट। अब फुल बोट का मतलब एकदम भरा पूरा घर हो जाएगा। पुश द बोट आउट,
ठीक है। तो पुश द बोट आउट का मतलब क्या होता है? पुश द बोट आउट का मतलब होता है एक्स्ट्रावेजेंट, मतलब एकदम से लैविश, लुटाऊं, किसी काम पर बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा फालतू खर्च कर देना, उसको कहते हैं टू बी इन सेम बोट। टू बी इन द सेम बोट का मतलब सेम सिचुएशन में होता, मतलब जिस सिचुएशन को मैं झेल रहा हूँ उसी सिचुएशन में आप भी हैं, और ये निगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। किसी मुसीबत में हम और तुम दोनों एक ही मुसीबत में हैं, तो ये होता है टू बी इन द सेम बोट। तो ये हो गया बोट को लेकर के 4 मुहावरे, जिसमें पहला वाला आपका आंसर था। आगे बढ़ते हैं। अब ये है वन वर्ड बताना है, किसका? अ डिजीज प्रेवलेंट इन अ कम्युनिटी, एक बीमारी है जो फैली हुई है किसी एक कम्युनिटी में और एक स्पेसिफिक रीजन में। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक रीजन में फैली हुई है और एक स्पेसिफिक टाइम में फैली हुई है। अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया, अब एक बात ध्यान रखना, जो अफेक्ट कर रही है वो लार्ज एरिया को। एक दिन और मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें एक मैंने बताया था एंडेमिक बताया था, और एक ये लिखा तो है एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ एंडेमिक क्या होता है। एंडेमिक क्या होता है? छोटे एरिया में क्या होगा? स्मॉल एरिया में होगा। और एपिडेमिक क्या होता है? लार्ज एरिया में होता है। और पैंडेमिक क्या होता है? वर्ल्ड वाइड होता है। कोई बीमारी जो पूरे विश्व में फैलती है उसको पैंडेमिक कहते हैं। पैंडेमिक क्या होगा? जैसे अभी कोरोना फैला था तो वो पैंडेमिक हो जाती है। डेंगू वेंगू फैलता है तो क्या होता है? वो एपिडेमिक हो जाती है। और एक आध गाँव में फैलता है तो वो एंडेमिक हो जाता है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया, जो बहुत बड़ी एरिया को कवर कर रहा हो, तो क्या हो गया? ये एपिडेमिक हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको एंटोनिम बताना है, किसका? अपेक्स का। अपेक्स का मतलब क्या होता है बेटा? एकदम से टॉप होता है, या आप इसको कह सकते हो क्रेस्ट, या इसको आप कह सकते हो समिट। नोट कर लो, काम की चीज़ है, समिट हो सकता है, या पैरामाउंट कह सकते हो उसको। ठीक है, पैरामाउंट कह सकते हो, अपेक्स हो गया। और ठीक है, और किसी सेंस में आप इसको जेनिथ भी यूज कर सकते हो, टॉप मोस्ट पॉइंट होता है। तो टॉप है, क्रेस्ट है, समिट है, पैरामाउंट है, जेनिथ है, पिनैकल भी कह सकते हो उसको। ठीक है, तो एक वर्ड आ सकता है पिनैकल, PINNACLE, पिनैकल हो गया। ठीक, तो ये टॉप, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट हो गया। इसका पूछा क्या है इन्होंने? अपोजिट पूछा है। तो अपेक्स का अपोजिट क्या होगा? फारदेस्ट, मतलब सबसे दूर वाला हो गया, नहीं होगा। वाचफुल होगा नहीं। बॉटम हो गया, हाँ ये नीचे वाला हो गया ना, बॉटम होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। पिनैकल तो उसका सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर हो गया? बॉटम लगा लो। एक वर्ड और यूज कर सकते हो, नदिर, अगर ज़रूरत पड़ी तो लगा सकते हो। वैसे नदिर होता है वो जेनिथ का एंटोनिम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, काफ़ी हो गए वर्ड। अब एंटोनिम बताना है आपको 16 नंबर में, किसका? ट्रांसपेरेंट का। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, कोई ऐसी चीज़ जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो ये तो हो गया, देखा जा सकता है। साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? लाइट जिसको पार कर सकती है उसको। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होता तो स्टेटमेंट लिखा होगा, अ थिंग ऑफ विच लाइट कैन पास थ्रू, ऐसे। पारदर्शी। अपोजिट क्या होगा? अपारदर्शी, जिसके इस पार उस पार नहीं देख पाओगे। अच्छा, लिंगर का क्या मतलब? लिंगर का मतलब होता है कहीं एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा देर तक टिके रहना। ठीक है, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा समय तक रहना, रुके रहना, उसको लिंगर कहते हैं। क्रॉस ओवर का मतलब क्या होता है? कभी चौराहे वराहे पर देखा होगा आप लोगों ने, जैसे ये चौराहा हो गया, ऐसे एक मान लो चौराहा बना हुआ है, तो पैदल वालों के लिए यहाँ पे कभी कभी होता नहीं, यहीं पे ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे 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 लाइन बनी होती है, पैदल वाले यहीं से पैदल वाले पार करते हैं, तो क्रॉस ओवर कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्रॉस ओवर तो हमारा आंसर होगा नहीं। ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक का मतलब अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? हम जिसके आर पार नहीं देख सकते, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑपरेश का मतलब क्या होता है? जुल्म या अत्याचार करना, ये हो गया। ठीक है, एक्सप्लॉइट करना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मीनिंग चारों की हो गई, और आपका आंसर क्या था? थर्ड वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पे है। 17 नंबर पे क्या बताना है आपको? एरर बतानी है। तो द यूनिवर्सिटी हैज़ पुटिंग अप, भाई देखो, मतलब पूरा आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हमको क्या करना है पढ़ा के।
तो हैज़ के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज हो चाहे हैव हो और चाहे हैड हो। अगर इसके बाद वर्ब आती है तो थर्ड फॉर्म में आती है, ये पुटिंग ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, हैज पुट ऑफ। अच्छा, पुट की तीनों फॉर्म यही होती है, पुट 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 होगा, तो हैज पुटिंग गलत हो गया, पहला वाला आंसर होगा। आगे आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ एक अंडरलाइन किया हुआ फ्रेज है, दो वर्ड हैं, क्या करना है इसको, मतलब इसको किसी इडियम से क्या करना है कि सब्स्टिट्यूट करना है। नीचे चारों के चारों इडियम हैं, तो कौन सा इडियम यहाँ पर फिट बैठेगा, तो सिचुएशन देखो जरा। माई फाइनल राउंड ऑफ स्पेल बी कंपटीशन, एक कंपटीशन है, उसका फाइनल राउंड इज कमिंग अप एंड टू विन दिस इवेंट, और इस इवेंट को जीतने के लिए आई नीड टू स्टडी हार्ड फॉर टुडे, आज से ही मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब स्टडी हार्ड वही है जो उसमें जो देखने पे मीनिंग दे रहा था वही मीनिंग पढ़ने के बाद भी आई। कभी कभी होता क्या है ना कि देखने में उसकी मीनिंग कुछ और आती है, पढ़ो तो कुछ और मीनिंग निकलती है, इसलिए स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो दोनों सेम ही मीनिंग है। चलिए, तो खूब मेहनत करने को क्या कहोगे आप इसमें से, देखो एक है पोर माई हार्ट आउट। देखो पोर माई हार्ट आउट का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो फीलिंग है, जो इमोशन है, जो मतलब दुख दर्द खुशी जो कुछ भी है, हम दूसरों से बता दें, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देंगे, तो ये तो नहीं लगना है। बर्न द बुक्स, बर्न द बुक्स का मतलब क्या होता है, जैसे किसी किताब में कुछ आपत्तिजनक है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल मैटर है, तो उसको पब्लिकली जला देते हैं लोग, तो इसमें सिंपल मतलब है, जो लिखा है वही मतलब है। कट टू द चेज, तो व्हाट डू यू मीन बाय कट टू द चेज, तो बच्चा देखो कट टू द चेज का मतलब होता है ना कि कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट मतलब सीधे सीधे, ज़्यादा इधर उधर घुमाओ फिराओ मत, जो कहना है वो एक बार में फटाक से कह दो। अच्छा, हिट द बुक्स, हिट द बुक्स यही आपका आंसर हो गया, हिट द बुक्स। ये स्टडी हार्ड का मतलब क्या हो गया, हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का मतलब होता है खूब जम के रात दिन मेहनत करना, बर्न मिडनाइट कैंडल या बर्न मिडनाइट लैंप, ये होता है। ठीक है, तो 18 नंबर का आंसर आपका हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन किया हुआ है, तो हो सकता है इंप्रूवमेंट हो, या लिखा है सब्स्टिट्यूट, मतलब कुछ वहाँ पे गड़बड़ी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। चलिए देखते हैं, किरण's टीचर वाज डाउटफुल ऑन हर सक्सेस। ओ हो, तो डाउटफुल के बाद आन नहीं लगता है बच्चा। 19 नंबर में डाउटफुल के बाद क्या लगना चाहिए, डाउटफुल ऑफ हर सक्सेस होगा, तो ये वाला लगेगा, डाउटफुल ऑफ हर सक्सेस। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 20 में क्या है, फिर अंडरलाइन किया हुआ है, क्या करना है इसको, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। लिखा है कि हर स्माइल इज सिमिलर टू हर मदर, किसी के स्माइल की कंपैरिजन किसी की माँ से करोगे या माँ की स्माइल से करोगे, तो उनकी स्माइल से होना चाहिए ना, मदर से नहीं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो मदर लिखा है उसकी माँ की स्माइल, उसकी माँ की स्माइल जैसी है, तो हर स्माइल है, तो यहाँ क्या होगा, हर मदर्स स्माइल। ठीक, हर मदर्स स्माइल होता है तो स्माइल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हर मदर्स होगा तो ये ऐसे मदर्स लिखा जाएगा, तो ये होगा पहला वाला, हर मदर्स। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21, फिर से एरर का क्वेश्चन है। मिस्टर खन्ना एंड फैमिली हैव विजिट, अरे यार अभी बताए थे भाई, अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि हैज हो या हैव हो या हैड हो, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो विजिट जो है वो क्या होगा, विजिटेड होगा जी, ये विजिटेड होना चाहिए था, ये चौथा वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। एग्रीएबल, एग्री में एबल लगा है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। फार्मूली, तो फार्मूला का प्लूरल फार्मूली होता है, ठीक है, ये भी सही है, आंसर नहीं होगा। ओकेजन, ओकेजन गलत है, क्यों, यहाँ पे क्या होगा, OCCASION, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, वेट्रस सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मीनिंग तो सबकी पता है, आप लोगों को क्या बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें वन वर्ड बताना है आपको, वेरी अट्रैक्टिव। हाय हाय हाय,
वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत आकर्षक है और जिसको देखते ही उसके लिए प्यार आ जाए आपका, बहुत बहुत प्यारा सा होगा, यही मतलब हुआ ना, क्या हो गया, बहुत ही प्यारा सा, यही अट्रैक्टिव है और प्यारा सा है। तो 23 के लिए ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, एडोरेबल, क्या होगा ये, एडोरेबल होता है, बहुत प्यारा सा, ठीक है। लॉडेबल का मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय, क्या होता है, प्रशंसनीय। दूसरा वर्ड कोई बताओ आप लोग, एडमायरेबल, अप्रिसिएबल, प्रेजवर्दी, ठीक है, ग्लोरीफिएबल, ये लॉडेबल हो गया। मिस्टीरियस, रहस्यमय होगा। फ्लेम्बॉयंट मतलब होगा फैशनेबल, स्टाइलिश हो जाता है, ये क्या होगा, ये स्टाइलिश होता है, फैशनेबल हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, एडोरेबल हुआ, ठीक है। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24, क्या करना है, वन वर्ड देना है। एन एनिमल या पर्सन, कोई एनिमल या कोई पर्सन दैट ईट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड, वेज नॉन वेज, सब कुछ खाता हो, जो उसको क्या कहते हो, तो जो सब कुछ खाएगा, ऑल के लिए आप क्या लगाओगे, ओमनी लगाओगे, पहले तो ये समझ लो। और खाने के लिए क्या यूज किया जाता है, वोर लगाया जाता है, तो क्या हो गया ये, ओमनी वोर हो गया। हर्बीवोर कौन होता है, हर्बीवोर पौधों के तने वगैरह, तने पत्तियां फल फूल खाने वाले हर्बीवोर होते हैं। वेजिटेरियन क्या होते हैं, सब्जी वगैरह शाकाहारी होते हैं। कार्निवोर क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। आंसर ओमनीवोर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 25। तो हम लोग हाफ पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहे हैं, देखो, द बोर्ड ऑफ फिल्म एनालिस्ट, जो फिल्म एनालिस्ट का बोर्ड था वो है विचुपरेटेड द नोविस इंडोनेशियन, नोविस हो गया नया नया जो नौसिखिया है, इंडोनेशियन फिल्म मेकर एंड कैंसल्ड इट्स नॉमिनेशन फॉर द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो विचुपरेटेड का मतलब क्या हुआ, इन लोगों ने रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, कुछ रहा होगा, ऑब्जेक्शनेबल रहा होगा, जिसको उन्होंने रोक दिया, कैंसिल कर दिया या काट छांट कर दी उसकी। तो इसकी मीनिंग आपको बतानी है। सुटेबल क्या लगेगा, रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रेज्ड, प्रेज्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, सेंसर कर दिया ना उन्होंने। और डेल्ट इन डेलिकेट एंड पोलाइट, पोलाइट मैनर बिल्कुल नहीं है। लैमेंटेड एंड अनटाइमली डेथ ऑफ, ये भी नहीं होगा। सेंसर्ड, ये क्या कर रहे हैं, सेंसर कर रहे हैं, जो उसमें अब्यूजिव हार्श और अब्यूजिव लैंग्वेज है, मतलब हार्श ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज मतलब बड़ा बुरा भला कहा उन लोगों ने, मतलब फिल्म में कुछ ऐसा रहा होगा जिसके उन्होंने सेंसर मतलब काट छांट कर दिया, रोक दिया, और कुछ बड़ा बुरा भला भी कहा, बहुत डांटा फटकारा उसको। तो यही होता है विचुपरेटेड की मीनिंग यही होगी, ठीक है। तो चौथा वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करना है हमको, कि साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताना है, रोब का। देखिए, रोब दो वर्ड होते हैं, एक ROB होता है, इसका मतलब होता है लूटना, एक होता है ROBE, एक प्रकार की ड्रेस होती है, पार्टी वगैरह पे एक लंबी मतलब ओवरकोट टाइप की होती है, गाउन भी हो सकता है थोड़ा लंबा, पार्टी वार्टी में पहनने के लिए होता है। तो इसी में एक देखिए, इसी से एक वर्ड बना हुआ है ना, वार्डरोब, वार्डरोब ऐसे इसी से बना हुआ है, कपड़ों का वार्ड होता है। तो मतलब एक तरह से कपड़े ही हैं, रोज़ वाले कैजुअल वाले नहीं हैं, खास अवसरों पे पहनने वाले कपड़े होते हैं ये रोब, ठीक है। तो अब इसका साइनोनिम आपको बताना है, तो इनमें से बताइए क्या साइनोनिम हो सकता है। एक दिया है मिसहैप, मिसहैप में एक्चुअली दो वर्ड हैं, एक है मिस और एक वर्ड है हैपनिंग, ठीक है ना। तो हैपनिंग है, हैपनिंग मतलब कुछ घटना वगैरह होती है, मिस मतलब होता है बुरी, तो कोई बुरी घटना, या मतलब मिसहैप मतलब क्या था, कोई दुर्घटना टाइप की चीज़ हो जाएगी। सक्सेस सफलता हो जाएगी, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं हमारे। क्लॉक, ये भी एक ड्रेस ही है, क्लॉक क्या है, ये भी एक ड्रेस है, ये भी ओवरकोट गाउन टाइप का होता है, थोड़ा ढीला ढाला ऊपर से पहन लिया जाता है, तो ये क्लॉक होता है। और ये रॉबरी है, देखो ये रॉबरी इन्होंने बनाया, लेकिन ये वाला जो रॉबरी है इससे नहीं बनता, ये किससे बना है, ROB वाले से बना है, लूटने से बना है, तो ये नहीं होगा आंसर। कौन सा होगा आंसर, ये वाला होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर आपको बताते हैं, इसको क्लियर करके बताते हैं, ठीक है, एक क्लियर हो जाओ जी। ये एक तरह से ड्रेस है और ये एक तरह की ड्रेस है, ड्रेसें आप लोगों दोनों तरह की देख ली हैं, तो ये आपका साइनोनिम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। नेजल, नेजल का मतलब होता है नाक से रिलेटेड होता है,
ठीक है, वो नेज़ल होता है, नोज से रिलेटेड होता है। तो स्पेलिंग तो इसकी सही है, आंसर नहीं होगा। काउंसिल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो काउंसिल में क्या होता है भैया, COUNCIL होता है, काउंसिल परिषद वगैरह होती है ना, तो ये गलत है, तो यही आपका आंसर हो गया। एम्बेजलमेंट, ये इसकी स्पेलिंग सही है। एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है, गबन। गबन का मतलब होता है पैसे वैसे का जो घोटाला कर देते हैं, वो गबन होता है। और पजल का मतलब एकदम भौचक्का हो जाएगा। तो ये चूंकि इसकी स्पेलिंग सही है तो ये आंसर नहीं होंगे। गलत क्या है, काउंसिल की स्पेलिंग गलत है, एंड दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या करना है, आपको वन वर्ड बताना है। तो वन वर्ड क्या है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत कम समय तक लिए इफेक्टिव रहती है, ठीक है। तो इटर्नल का मतलब क्या होता है, इटर्नल मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब क्या हुआ, जिसका कोई अंत नहीं, तो ये तो परमानेंट हो जाएगा, तो बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा। ये जो इटर्नल होता है, इटर्नल मतलब जिसका कोई एंड ही नहीं होता, मतलब समथिंग विच हैज़ नो एंड। तो ये हो गया। ब्लास्फेमी एक दिन और बताए थे हम आप लोगों को। ब्लास्फेमी क्या होती, ईश निंदा। ईश निंदा, व्हाट डू यू मीन बाय ईश निंदा। देखो, ईश निंदा होता है ना, जब हम गॉड के बारे में कुछ उल्टा सीधा या गलत बयानबाजी कर देते हैं, जैसे ईश्वर के बारे में अपशब्द कहना, गॉड के बारे में अपशब्द कहना, ईश निंदा। फिलहाल हमारा आंसर ना ये हुआ ना ये हुआ। क्रोनोलॉजी मतलब क्या हुआ, समय का एकदम करेक्ट ऑर्डर। जैसे मान लीजिए 4-5 ऐसे दिया हुआ है कि 8 बजे, मतलब 8 AM दिया, 2 PM दिया, 10 AM दिया, 7 PM दिया। तो अब इसमें क्या हो रहा है, 8 AM, 10 AM, 2 PM, 7 PM, क्रम से ऐसे होता है ना। तो समय का, घटना का जो क्रम होता है, वो उसको क्रम से, घटने के क्रम में लगाना, ये भी नहीं लगेगा। इफीमेरल का मतलब क्या होता है, इफीमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, क्षणिक होता है, शॉर्ट लिव्ड। या ये कह सकते हो मोमेंटरी या टेम्पोरेरी। टेम्पोरेरी समझ रहे हो ना, जिसका असर बहुत कम समय के लिए होता है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 29। क्या करना है, मीनिंग देनी है। एक इडियम दिया हुआ, अ स्नोबॉल इफेक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्नोबॉल इफेक्ट, ठीक है। तो स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना, कोई ऐसी चीज़ जिसकी स्पीड लगातार बढ़ती ही जा रही हो, कोई भी मतलब कोई काम जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी स्पीड लगातार बढ़ रही हो, ये स्नोबॉल। स्नोबॉल का मतलब समझ रहे हो, स्नोबॉल मतलब स्नो, जैसे बर्फ़ का गोला गिरता है तो तेज़ी से बढ़ता जाता है ना, वही। तो स्लो मूवमेंट नहीं होगा, ये फास्ट के लिए लगेगा। ट्रिक समवन कंप्लीटली नहीं होगा, कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल नहीं होगा। एंड एक्सीलरेटिंग, एक्सीलरेट जानते हो, आपकी बाइक में जो एक्सीलरेटर होता है उसको घुमाते हो तो स्पीड बढ़ जाती है ना। एक्सीलरेटिंग मतलब स्पीड बढ़ाना। एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड है किसी चीज़ का वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो ये होता है, ये चौथा वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चा लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। अब इसमें यहाँ क्या देखना यार, छोड़ो, यहाँ देखते हैं वेस्टिब्यूलर। अच्छा, तो मतलब यहाँ सही किया गया है, तो यहाँ देखना पड़ेगा वेस्टिब्यूलर। तो वेस्टिब्यूलर ये दिया है तो ये गलत था, और ये वेस्टिब्यूलर होता है, ये सही होता है, ठीक है, यही लगेगा ये। वेस्टिब्यूलर जानते हो क्या होता है, कान में जो हमारे एक हड्डी होती है, कान की एक हड्डी होती है, उसी को वेस्टिब्यूलर कहते हैं। रेस्पेक्टिवली स्पेलिंग यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, असल में ऊपर ही देखना था, हमारा आंसर तो मिल गया है फिलहाल। ये वेस्टिब्यूलर की स्पेलिंग गलत थी, तो ये हमने यहाँ पर सही हो गई है, ये ठीक है। और जो वर्ड हैं इसमें रेस्पेक्टिवली, ये सही ही है, इसमें कोई गड़बड़ी है ही नहीं। इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग सही ही है, कोई गड़बड़ है ही नहीं। और मिडिल की स्पेलिंग भी सही ही है, कोई गड़बड़ है ही नहीं। तो यही वाला आंसर होगा वेस्टिब्यूलर का, ठीक है। आगे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन है आपका 31 में। ये देखो, फिर 4 वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं। अब इसमें बताना है आपको कि किसकी स्पेलिंग गलत है ना। चलिए, तो फेबुलस लिखा है, रोशनी डज अ फेबुलस जॉब। फेबुलस गलत हो गया। फेबुलस में देखो वर्ड क्या होता है, FABULOUS होता है, फेबुलस ये होता है, तो यही गलत है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कंपनी सही है, ऑफर सही है, प्रमोशन सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, ठीक।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 में करना क्या है इसमें एक पोर्शन अंडरलाइन है, ऑन को अंडरलाइन किया गया है। देखना किसी जगह पर क्या गलत है। हैरी इज द वन सिटिंग ऑन द कॉर्नर। भैया ऑन द कॉर्नर नहीं होता, इन द कॉर्नर होता है, ठीक है ना। तो ये चौथा क्या होगा, इन द कॉर्नर, ऑन द कॉर्नर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। एंटोनिम बताना है किसका, इनक्विसिटिव का। इनक्विसिटिव का मतलब क्या होता है, जिसको किसी चीज को जानने में बड़ी जिज्ञासा होती है। तो ये उत्सुक या जिज्ञासु होगा, ठीक है, ये मतलब आएगा। अनइंटरेस्टेड का मतलब जिसका उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इंटरेस्ट यही तो हो गया हमारा एंटोनिम। देखो इंडोलेंट मतलब होता ना, लेजी आदमी होता, आलसी टाइप का होता, ये लगेगा नहीं। केयरफुल बहुत सतर्क होगा। डल का मतलब बुद्धू टाइप का होगा, ये नहीं लगेंगे। अनइंटरेस्टेड हो गया। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। ये अंडरलाइन किया हुआ है, कह रहे हैं इसको सब्स्टिट्यूट करो। तो सेली इग्नोर्ड हर फादर्स विश ऑफ स्टडिंग आर्ट्स एंड इंस्टेड टुक एडमिशन इन कॉमर्स। सेली है, उसने अपने पापा की विश, जो पापा उसके चाहते हैं कि आर्ट्स पढ़े, उसको उसने इग्नोर किया और उसने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। तो किसी की इच्छा को ना मानना, उसको क्या कहोगे। तो इडियम दिया है इन्होंने। तो ये है बिड डेफियंस टू। तो डिफाई करना क्या होता है, डिफाई करना मतलब होता है एक तरह से डिसओबे करना, मतलब विरोध करना उसका हो जाता है। तो ये आपका आ गया आंसर। बिग फिश का क्या मतलब होता है, बिग फिश का मतलब व्हेल मछली थोड़े ना होगी बिग फिश का मतलब होता है जैसे कोई स्कैंडल हुआ, उसमें बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, बड़े पॉलिटिशियन के नाम आ रहे हो, तो उसको कितने बिग फिश, मतलब इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं। तो ये बड़े पॉलिटिशियन के लिए या बड़े लोगों के नाम के लिए आता है जब किसी गलत काम में आ जाते हैं उनका। ब्लो ओवर, तो ब्लो ओवर का क्या मतलब होता है बताइए। ब्लो ओवर का मतलब होता है ना जैसे किसी चीज़ का कोई असर ना हुआ, यही होता है बेअसर होना, मतलब टू बी अनइफेक्टिव। बियॉन्ड द पेल, तो बियॉन्ड द पेल का क्या मतलब होगा, मतलब अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है। मतलब आप किसी ऐसा कोई बिहेव कर रहे हैं जो अनएक्सेप्टेबल है, जो स्वीकार करने के लायक नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 35 में, ठीक है। तो देखें 35 में क्या करना है, 35 में करना है हमको एरर करनी है, ठीक है। चलिए तो इस एरर में हम लोग ढूंढते हैं क्या एरर मिली। तो आई हैव नेवर कम टू सच अ काइंड पर्सन लाइक माई फ्रेंड, ठीक। देखिए यहाँ ये कहना क्या चाहते हैं, आई हैव नेवर कम टू सच अ काइंड पर्सन, मैं आज तक कभी किसी इतने दयालु आदमी से नहीं मिला। तो मिलने के लिए कम टू सच नहीं होता, यहाँ क्या होगा, कम अक्रॉस, ठीक है। जब किसी से हमारी मुलाकात वगैरह ऐसे हो जाते हैं तो कम अक्रॉस, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच अ काइंड पर्सन। अब लाइक माई फ्रेंड, अब दूसरी गलती क्या हो गई, लाइक की हो गई। क्यों, देखो ये सच लिखा हुआ ना, तो सच के साथ लाइक नहीं लगता, क्या लगता है, एज लगता है। सच एज बोलते हो, जैसे कि, इतना जितना कि, ये, ठीक है ना। तो यहाँ लगना चाहिए सच के साथ भैया एज। गलतियाँ दो जगह हैं, एक कम के बाद टू नहीं, ये क्रॉस होना चाहिए, एक सच के बाद लाइक नहीं, एज होना चाहिए था। ये तो हो गया मेरा। अब आपके एग्ज़ाम में जो आंसर आया था, आंसर की में ये वाला दिया था, कम टू की जगह कम अक्रॉस होना चाहिए। तो आयोग ने तो ये दिया था। फिलहाल आप अपनी जानकारी के लिए जानते रहिए कि कभी भी सच के साथ लाइक नहीं लगता, सच के साथ क्या लगता है, सच एज लगता है। समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या करना है, कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होगी, उसको इम्प्रूव करिए। या उसके लिए क्या करना है, आपको वन वर्ड यूज करना है। लिखा कि ही वॉज नॉट विलिंग टू अटेंड द टेक्निकल सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो मतलब अनिच्छा हो गई ना, नॉट विलिंग मतलब उसका मन नहीं था, उसकी इच्छा नहीं थी। तो क्यूरियस तो अपोजिट हो जाएगा, उसकी इच्छा थी। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब समझ में आने लायक, ये भी नहीं होगा। डिजेक्टिंग और रिलक्टेंट, डिजेक्टिंग मतलब निराशाजनक, रिलक्टेंट मतलब हिचकिचाहट थी उसके अंदर। तो नॉट विलिंग का मतलब क्या होता, हिचकिचा रहा था, उसका मन नहीं कर रहा था। तो चौथा वाला आंसर होगा, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है आपका 37। अंडरलाइन पोर्शन की आपको क्या बतानी है, मीनिंग बतानी। अबंडन, अबंडन का मतलब होता है छोड़कर चले जाना, ठीक है ना। क्या होता है, छोड़ देना, छोड़कर चले जाना।
राम वॉज अबंडन्ड बाय हिज पेरेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज। तो राम को उसके माँ बाप छोड़कर चले गए थे, बहुत कम उम्र का था जब वो, तब। तो ये होता है छोड़ देना। डिसग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है ना अपमान, सम्मान करना, तो डिसग्रेस एक तरह से अपमान करना होगा, तो ये लगेगा नहीं। हेट्रेड, नफरत करना, लव्ड, प्यार करना नहीं होगा, तो लेफ्ट हो गया। तो अबंडन्ड के लिए क्या साइनोनिम होगा, मीनिंग क्या है कि लेफ्ट, उसको छोड़ दिए थे, छोड़कर चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 38 में। इसमें हैव अ पॉसिबिलिटी, इन्होंने कहा इसको इडियम से, किसी इडियम से सब्सटीट्यूट करो जो यहाँ पर हो सकता है। डू यू बिलीव दैट यू हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट जॉब। क्या आपको लगता है कि उस नौकरी को पाने की आप में मतलब कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आपको। अब यहाँ लिखा है स्नो जॉब, यहाँ लिखा है स्पिल द बीन्स, यहाँ लिखा है शूट द ब्रिज, यहाँ है स्टैंड अ चांस। तो आंसर क्या लगना चाहिए आपका, स्टैंड अ चांस लगेगा। क्या आपके पास कोई मौका आपको लग रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी मतलब स्टैंड अ चांस। जो बाकी हैं उनका मतलब जानने की ज़रूरत है। स्नो जॉब, स्नो जॉब का क्या मतलब होता है। स्नो जॉब का मतलब होता है कि जैसे अब किसी को खुश करना है, आपको किसी की चापलूसी करनी है, तो आप सच को छुपा रहे हो, रियलिटी को छुपा रहे हो किसी की चापलूसी करने के लिए। मतलब कुछ बुरी बात है वो उनसे आप कह नहीं रहे ताकि वो खुश रहें, इसलिए आप सच को छुपाए। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब क्या होता है, रिवील द सीक्रेट। रिवील द सीक्रेट मतलब क्या होगा, जो रहस्य है उसको खोल देना। ठीक है। और शूट द ब्रिज, इसका मतलब क्या होता है, शूट द ब्रिज का मतलब होता है टू हैव अ कैजुअल कन्वर्सेशन। मतलब ऐसे ही जो हम लोग कैजुअली किसी से बातचीत करते हैं तो वो कैजुअल कन्वर्सेशन होता है, शूट द ब्रिज। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा आपका, स्टैंड अ चांस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इडियम दिया हुआ है, गेट योर एक्ट टुगेदर। तो गेट योर एक्ट टुगेदर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आप मतलब कोई काम प्रॉपरली करने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक, गेट मतलब क्या हुआ, पाना, योर एक्ट टुगेदर मतलब अपने काम को एकदम टुगेदर इकट्ठा कर लेना। तो मतलब होगा कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अपने आप को एक तरह से तैयार कर रहे हो, इस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि यू कैन डू समथिंग प्रॉपरली, कि आप किसी काम को बहुत प्रॉपरली कर सको। जैसे हम लोगों को जब डिस्कशन कराना होता है तो डिस्कशन कराने के पहले मतलब कई लेवल पर, एक तो ये पीडीएफ भी बनाना होता है, उसके पहले एक बार पेपर को समझना होता है, फिर यहाँ दुनिया भर का टाम झाम लगा करके बैठना पड़ता है, माइक ये देख लो, लाइट देख लो, वो खरखराहट खुरखुराहट दुनिया भर की सब चेक करके, तो मतलब मेंटली भी तैयार होना होगा। पता लगा कि फिजिकली कहीं पेट दर्द करा तो हम ठीक से नहीं डिस्कस करा पाएंगे ना, या और किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो गया, मेंटली कोई डिस्टर्बेंस हो गया तो नहीं करा पाए। तो वो उसी को कहते हैं गेट योर एक्ट टुगेदर, मतलब सब कुछ एकदम मतलब दिमाग से, शरीर से, सबसे एकदम तैयार होके बैठना पड़ेगा ताकि हम किसी काम को प्रॉपरली कर पाएँ। तब भी बीच बीच में कभी न कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाना पड़ता है, कुछ न कुछ बाहर से आवाज़ आ ही जाती है इस तरह की। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर पहला वाला। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें क्या है, जो अंडरलाइन दिया हुआ है इसी की मीनिंग बतानी है आपको। तो ही यूजेज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स इन हिज कुकिंग, मतलब खाना बनाने में, कुकिंग में सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट यूज़ करता है। तो इंग्रेडिएंट का मतलब क्या हुआ, आप समझ ही रहे हो ना। जैसे मान लो पनीर बनाना है तो पनीर हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये सब इंग्रेडिएंट हैं उसके। तो वही चीज़, तो अब यहाँ प्रिपरेशन होगा, नहीं प्रिपरेशन नहीं होगा, कंपोनेंट होगा, हाँ कंपोनेंट हो सकता है, उसमें जो जो चीज़ें पड़ती हैं उससे। कलिनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू कुकिंग, मतलब क्या हो गया, कुकिंग से रिलेटेड। ठीक है, और मिक्सर हो जाएगा, जानते हैं ये। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कंपोनेंट हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब देख लो, अब शक्ल ही देख लो इसकी। एक पैसेज है जिसमें 5 खाली जगहें होंगी, 5वां वाला नीचे दूसरे पेज में है, इनको भरना है। तो इससे पहले कि हम भरना शुरू करें, आपको एक बार इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा ताकि इसकी बैकग्राउंड, थीम, ये सब तो पता चल पाए। चलिए, अमंग द लार्जेस्ट स्पेसीज ऑफ कैट इन द वर्ल्ड, दुनिया में कैट की जो लार्जेस्ट स्पेसीज हैं, तो कैट की स्पेसी में क्या आ जाएंगे। पहली बात ये समझ लो, तो जो वाइल्ड कैट है
या बिग कैट जिसको कहते हैं, उसमें कौन कौन आता है? टाइगर है, जगुआर है, पैंथर है, लेपर्ड है। ठीक, लायन नहीं, लायन कैट फैमिली का नहीं है। टाइगर, पैंथर, लेपर्ड, जगुआर, ये चारों किसके हैं? और हाँ ये सब हैं, चीता, बाघ, तेंदुआ, ये सब। तो यही है, अमंग द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ कैट इन द वर्ल्ड, टाइगर्स आर पावरफुल हंटर्स विद डैश टीथ। तो अब इनके दांत ऐसे होते हैं, तो टाइगर के दांत तो देखे होंगे ना, तो जाहिर सी बात यहाँ कैसे टीथ होंगे? शार्प होंगे, स्ट्रांग होंगे, जहाँ उनके दांतों की विशेषता बता रहे हैं। स्ट्रांग जा, मजबूत जबड़ा, एंड एजाइल बॉडी, बहुत फुर्तीला शरीर। दे रेंज अक्रॉस एशिया फ्रॉम रसिया ऑल द वे टू सुमात्रा एंड मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। रिसर्चर्स स्टिल हैव मच टू लर्न डैश दीज ब्यूटीफुल एंडेंजर्ड डैश। तो लर्न के बाद यहाँ तो फिक्स है, आप अबाउट लगाओगे, अभी बहुत कुछ सीखना जानना बाकी है। अबाउट दीज ब्यूटीफुल एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड के बाद क्या लगाओगे? टाइगर लगाओगे, और क्या? अब इसमें से कितनी चीज़ें आ गई? आप टाइगर लगा सकते हो, अभी तक तो टाइगर की ही का ही जिक्र हुआ है, या तो ये टाइगर लगेगा या तो ये कैट लगेगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, और इसके पहले कुछ आया नहीं है। ठीक है ना? और दीज ब्यूटीफुल लिखा है ना, दीज माने इन, इन का मतलब क्या हुआ? दो चीज़, कैट या टाइगर। आगे लिखा है कि देयर इज करेंटली वन रिकनाइज्ड स्पीसी ऑफ टाइगर, एक रिकनाइज्ड स्पीसी है टाइगर की जिसको कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। साइंटिस्ट हैव फर्दर डैश द टाइगर इनटू 9 स्पीसीज। वैज्ञानिकों ने टाइगर को नई उप जातियों में, उप प्रजातियों में बांटा है। तो यहाँ पे क्या होगा? डिवाइडेड कर दोगे, इनटू लगा है, या तो डिवाइडेड होगा या तो क्लासिफाइड है। उसमें कौन कौन है? द एक्सटिंक्ट बाली है, कैप्सियन है, जावन स्पीसी, सब स्पीसी है, और द लिविंग मलयालन है, मलायन है, सुमात्रन है, साउथ चाइना है, और इंडो चाइनीज है, बंगाल है, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, और आमूर है जिसको साइबेरियन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब और क्या है? ऑफ दीज 6 स्पीसीज, जो ये 6 सब स्पीसीज हैं, AZA एक्रेडिटेड जूज करेंटली मैनेज 3। तो 3 तो ये जू में मैनेज हो रहे हैं। एक उसमें से है आमूर, जिसको हम मलायन एंड सुमात्रन कहते हैं, वो हो गया। द स्मिथसोनियन नेशनल जू एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट इज होम टू सुमात्रन एंड आमूर टाइगर्स, और सुमात्रन टाइगर्स आर डैश एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किए गए हैं, इनको माना गया है डैश एज ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट। ठीक है, तो ये रेड लिस्ट में आ गया है। एंड आमूर टाइगर हैव बीन क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड, और इसमें से आमूर टाइगर को एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें क्लासिफाइड इन्होंने कर ही दिया है, तो ये इन्होंने क्लासिफाइड लिखा है। तो हम भी एक जगह जहाँ डिवाइडेड कर रहे थे, अगर क्लासिफाइड हमको मिल जाता है तो हम यही वर्ड लगाएंगे, क्लासिफाइड नहीं मिलेगा तो बदल देंगे। तो पहले वाले में क्या हुआ? इन्होंने दांत के लिए लिखा था ना, टाइगर के दांत के बारे में इन्होंने कहा था। तो देखो, टाइगर के दांत के लिए पहले क्लियर कर लें तो फिर बताते हैं। जहाँ लिखा है कि पावरफुल हंटर विद डैश टीथ, स्ट्रॉन्ग जा, एजाइल बॉडी, तो उनका दांत कैसा होगा जी? बताओ जरा। तो इनका दांत कैसा होना चाहिए? ये वाला है। तो दांत कैसा होगा? लॉन्ग दांत टीथ होगा, या स्मॉल टीथ होगा, ब्लंट टीथ होगा, या शार्प टीथ होगा? जाहिर सी बात है शार्प टीथ होगा। टाइगर का टीथ तो शार्प होता है ना, चीर फाड़ के रख देता है वो। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला वाला क्वेश्चन फिलर वाले में देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर, अरे तो 44 में आ गया। ये यहाँ पे लिखा है विद अलॉन्ग अबाउट, तो लर्न के साथ अबाउट लगा था। दिखा दूँ आपको क्वेश्चन, नहीं तो कहेंगे अपने मन से बता रहे हैं। यहाँ कहा कि रिसर्चर्स स्टिल हैव मच टू डैश दीज ब्यूटीफुल एंडेंजर्ड एनिमल। तो मतलब और ज़्यादा सीखना और ज़्यादा जानना इनके लिए बाकी है। एंडेंजर्ड के बाद यहाँ क्या लगना था मैंने बता दिया था, या तो कैट लगेगा या तो टाइगर लगेगा। अब एक साथ देख लेते हैं। लर्न के बाद अबाउट लगेगा, ये फिक्स कर दिया था मैंने, तब भी कर दिया था, फिर वही कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो, लर्न के बाद क्या लगा था? लर्न अबाउट दीज एनिमल, ये अबाउट लगा था। और दीज के बाद क्या था? कैट लिखा है, डॉग लिखा है, रैबिट लिखा है, एलिफेंट लिखा है। तो इसमें डॉग, रैबिट और एलिफेंट की बात ही नहीं हो रही है, कैट की बात हो रही, कैट या टाइगर की बात हो रही, तो ये लग गया। ठीक है,
चलिए अब आगे हम लोग अगला वाला ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक था क्लासिफाइड, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इनको 9 उप प्रजातियों में बांटा है। 9 सब कैटेगरीज में क्या किया है, तो 9 सब कैटेगरीज में या तो डिवाइड किया है, या तो क्या करो, या तो क्लासिफाइड किया है। 9 सब कैटेगरीज में रेस्ट्रिक्ट किया है, डिक्लेयर किया है, या जनरलाइज किया है, तो लगे नहीं क्लासीफाई किया है या डिवाइड किया है। ठीक है, और आगे आखिरी वाला है, लास्ट वाला जो 45 नंबर पे आ रहा है, उसमें क्या होगा कि उनको एंडेंजर्ड डैश में किया गया है। तो अब देख लो एक बार क्वेश्चन देख लो, इन्होंने कहा है कि सुमात्रन टाइगर्स आर डैश एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है ना, तो उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड डैश किया गया। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड डिटेल किया है कि नंबर किया है कि लिस्टेड किया है कि रिकॉर्डेड किया, तो लिस्टेड किया गया है, याद रखिएगा रिकॉर्डेड नहीं किया गया है। तो इसमें एक लिस्ट जारी की जाती है ना कि कौन कौन से जानवर जो हैं वो विलुप्त प्राय हैं, तो उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड जानवरों की एक लिस्ट होती है, तो वो लिस्टेड होगा, ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं होगा। आगे आ जाओ, अब हमारे पास आ रहा है एक पैसेज है, इस पैसेज के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसा कि पहले करते आए हैं। क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल सोर्स, इसमें से कौन है जो ग्लोबली डिजिटल रिसोर्स नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ पैसेज, ठीक है, सुटेबल वर्ड और सॉरी वर्ड फॉर्म द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्कैटर्ड, गलत पढ़ लिया, देखो मतलब गलत पढ़िएगा तो अर्थ नहीं आएगा, हम इसको फॉर्म पढ़ रहे थे, अब सत्यानाश हो जाएगा। तो इन्होंने कहा सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन स्कैटर्ड, जिसका मतलब होगा स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब छितराया हुआ, बिखरा हुआ, ठीक है, छितराया या बिखरा हुआ। तो पैसेज में ढूंढेंगे कोई वर्ड इस तरह का मिल जाता है तो। और इसके बाद आ जाओ, ये क्वेश्चन है टोन बतानी है आपको, तो टोन पढ़ने के बाद पता चलेगी। अब ये क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन द पैसेज फॉर ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल थिंग्स, तो ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल थिंग्स के लिए इन्होंने कौन सा टर्म यूज किया है, ये देखना है इसको। अब एक आखिरी क्वेश्चन बचा है कि टाइटल ऑफ द पैसेज, तो टाइटल नहीं, टाइटल वगैरह तो खैर बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, पैसेज ठीक से पढ़ लेंगे। तो हमको ज़्यादा ध्यान किस पर रखना है कि ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल थिंग के लिए कौन सा टर्म इन्होंने यूज किया है, ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल थिंग्स, ध्यान रखिएगा। टोन तो खैर बाद में ही पता चलेगी। और यहाँ पे क्या है कि ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्स, फिर इन्होंने कहा ग्लोबली डिजिटल शेयर्ड डिजिटल रिसोर्स कौन नहीं है, ये हमें देखना है, स्कैटर्ड की मीनिंग वाला कोई वर्ड देखना है, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं अब अपना पैसेज हम लोग और ढूंढते हैं इसका आंसर। तो देखो लिखा है कि व्हाट इफ ग्लोबली डिजाइन्ड प्रोडक्ट्स कुड रेडिकली चेंज हाउ वी वर्क, क्या हो अगर ग्लोबली डिजाइन्ड प्रोडक्ट्स रेडिकली चेंज कर दें कैसे हम काम करते हैं इसको, हाउ वी वर्क, प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, अगर इसको चेंज कर दें। सेवरल एग्जाम्पल्स अक्रॉस कंटिनेंट्स, मतलब पूरे महाद्वीप के भर में कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो शो करते हैं कि द वे वी आर प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स कुड बी इम्प्रूव्ड बाय रिलाइंग ऑन ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्स। देखिए ये इसी चीज़ को कह रहे हैं, ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्स, ध्यान रखिएगा उसको क्या नाम रखा इन्होंने, रिसोर्स रखा। जैसे कि डिज़ाइन है, याद रखिएगा ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्स में क्या चीज़ें आ रही, क्वेश्चन इस पर ये भी आया था, डिज़ाइन है, नॉलेज है और सॉफ्टवेयर है, ठीक। तो एक मतलब रिसोर्स है जो पूरी दुनिया में मतलब फ़ोन पर लोग शेयर कर लेते हैं, डिज़ाइन शेयर कर लेते हैं, नॉलेज शेयर कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर शेयर कर लेते हैं। इमेजिन अ प्रोस्थेटिक हैंड, मतलब एक इमेजिन करो जरा कि प्रोस्थेटिक हैंड है जो डिज़ाइंड बाय जियोग्राफिकली, मतलब जियोग्राफिकली डिज़ाइन किया गया डिस्पर्स्ड कम्युनिटीज़ ऑफ साइंटिस्ट्स। डिस्पर्स मतलब होता है ना छितरा देना, बिखरा देना, वही स्कैटर का साइनोनिम हो जाएगा। डिस्पर्स्ड बाय लिखा, डिस्पर्स्ड कम्युनिटीज ऑफ साइंटिस्ट, डिजाइनर्स एंड एंथुजियास्ट्स इन अ कोलैबोरेटिव मैनर वाया द वेब। अगले ऑल नॉलेज एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द हैंड, जो भी नॉलेज है, जो भी सॉफ्टवेयर है हैंड से रिलेटेड है, इज शेयर्ड ग्लोबली, इज डिजिटल कॉमन,
ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा डिजिटल कॉमन कहते हैं। ठीक, चलिए अब अपने क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो मैं इसको एक बार क्लियर करूं फिर आपसे बात करता हूं मैं। तो क्लियर तो हो जाओ भाई जल्दी से। हाँ ठीक है, चलिए। इन्होंने कहा कि इसमें क्या चीज़ है, नॉट ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल रिसोर्स। इसमें कौन है जो ग्लोबली शेयर्ड नहीं है? तो ऑटोमोबाइल भैया डिजिटल रिसोर्स थोड़े ना ऑटोमोबाइल जिसको शेयर कर लोगे यार, मोटरसाइकिल थोड़े डिजिटली शेयर करोगे। डिज़ाइन था, नॉलेज था, सॉफ्टवेयर था, ये हम डिजिटली शेयर कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल डिजिटली नहीं शेयर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका पहला आंसर। दूसरा है स्कैटर्ड का साइनोनिम बताना है, सुटेबल, मोस्ट सुटेबल फ्रॉम, मतलब मीनिंग वाला वर्ड लेना है। स्कैटर्ड का क्या होगा? स्कैटर्ड याद करो, मैंने अभी क्या निशान लगाया था, डिस्पर्स मतलब छितरा जाना, बिखर जाना, ठीक है ना। तो यही होगा इसका स्कैटर्ड का। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 आएगा, ठीक है। तो ये रहा 48 में आपको टोन बतानी है। टोन कैसी है, स्पेकुलेटिव है कि कॉस्टिक है कि एसर्बिक है कि बेलिजरेंट है? देखो स्पेकुलेटिव क्या है, ये अनुमान पर है, अनुमानित है, अनुमान लगाना। स्पेकुलेट करना क्या होता है, अनुमान लगाना है। कॉस्टिक मतलब क्या होता है, जैसे कपड़ा वपड़ा धोते हो तो जिस साबुन से कपड़ा धोते हो उसमें कॉस्टिक सोडा होता है, वो मैल को काटता है। तो यहाँ काटने वाटने जैसा कुछ है नहीं। एसर्बिक एसिडिक होता है, एसिड से रिलेटेड होता है, तो ये भी नहीं है यार। और बेलिजरेंट लड़ाकू टाइप का ये भी नहीं है। क्या किया है इन्होंने, पूरा एक तरह से स्पेकुलेशन किया है, अनुमान लगाया है। अगर ऐसा हो तो शुरुआत में ही क्या कर दिया था इन्होंने, व्हाट इफ। एक वर्ड देखिएगा, पर्टिकुलरली मैं एक वर्ड देखने को कहता हूँ आपसे, इसी से आपको सारा मटेरियल निकलेगा। यह लिखा व्हाट इफ, अगर ऐसा हो तो ये हो गया ना, आप अनुमान लगा रहे हो, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है आपका क्वेश्चन कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन द पैसेज फॉर ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल थिंग। ग्लोबली शेयर्ड डिजिटल थिंग को क्या कहा था, डिजिटल कॉमन। याद करो, फिर से दिखाऊं, डिजिटल कॉमन ये था ना, कहाँ चला गया, हाँ यही तो था। कॉस्ट दिस, देखिए ये लिखा है ना डिजिटली कॉमन, ये देखो लिखा हुआ है ऑल नॉलेज एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू द हैंड इज शेयर्ड ग्लोबली इज डिजिटल कॉमन, ये डिजिटल कॉमन हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका, देख लेते हैं। टाइटल क्या होगी इसकी, यही एक क्वेश्चन तो था ना, कोई और क्वेश्चन तो नहीं बाकी रह गया था? नहीं, डिजिटल कॉमन वाला हो गया, एक क्वेश्चन और बाकी रह गया था। ये टाइटल बताओ क्या होगा, नॉलेज एक्सप्लोजन या शेयर्ड इंफॉर्मेशन या कस्टमाइज्ड हैंड या डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, क्या होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए था डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। पूरे में डिजिटली ग्लोबलाइजेशन की बात हुई है कि ये सब डिजिटल हो जाए, ये सब डिजिटल हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये एक्सप्लोजन वगैरह नहीं था नॉलेज का, शेयर्ड इन्फॉर्मेशन भी नहीं, इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं है, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के बारे में था, तो ये आंसर होगा। तो चलिए ये 50 क्वेश्चंस हम लोग कर लिए, किसका, ये था 4 अक्टूबर 2023 का। शिफ्ट कौन सी थी, शिफ्ट 2 का पेपर है। अब इसके बाद हम शिफ्ट 3 करेंगे, उसके बाद 5 अक्टूबर वाला पेपर करेंगे। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, बढ़िया लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और दूसरे वाले सेशन भी, जैसे जो CGL है, CHSL है, उसको भी लगाते रहिए। और CPO वाले स्टेनो का पेपर लगाएं तो बड़ा फ़ायदा होगा उनका, स्टेनो का लेवल और इसका लेवल मतलब वही है, ठीक है। तो मेंस का भी मैं करा दूंगा आप लोगों का, जो 200 क्वेश्चन का होता है उसको भी 4 पार्ट में कर दिया करूंगा, करा दूंगा, जल्दी ही करा दूंगा। आपकी बार जब आपका मेंस का एग्ज़ाम आएगा उसके पहले ही करा दूंगा। अभी तो इसका पहला वाला ना पेपर 1 है, तो पेपर 1 के लिए पहले आप इसको कर लीजिए, फिर मैं तब तक करा दूंगा आपको। जब पेपर 2 आपका लगेगा उसके पहले ही मैं सब करा दूंगा, पेपर 2 वाला भी करा दूंगा, 2022 वाला 23 वाला दोनों करा दूंगा। चलिए ठीक है, तो फिर मतलब फिर मिलते हैं हम लोग कल वाले सेशन में। तब तक पढ़ाई करिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए और मेहनत को बढ़िया से करते। जितना आप बढ़िया से खाइए पीजिएगा, जितना आप शरीर का सेहत का ध्यान रखेंगे उतनी बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन इतना ना खा लीजिएगा कि नींद आने लगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।